Once again, welcome to our channel, The India Reads. As you know, we have completed our economic series of 9th standard NCERT based. We have done our 4th chapter of economics. Now, today we are going to start summary of all the chapters. Today we will start from summary of first chapter, and the chapter name was The Story of Village Palampur. It was first chapter of 9th standard, and the chapter name was The Story of Village Palampur. The Story of Village Palampur. It is of 9th standard NCERT based chapter. जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स करवा रहा हूं और हम इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। 9th स्टैंडर्ड में 4 चैप्टर थे इकोनॉमिक्स के और हमने चारों ही कर लिए हैं। आज मैं क्या है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं हाईलाइट करूंगा। हाईलाइट मींस इसकी मैं एक समरी बनाऊंगा, इसके मेन पॉइंट्स बनाऊंगा, इसके की पॉइंट्स बनाऊंगा, जिससे आपको अंडरस्टूड हो जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या मेन कंसेप्ट हैं, क्या क्या मेन टॉपिक हैं। तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो सबसे पहले कोई भी मैं जो चैप्टर शुरू करवाना चाहता हूं तो मैं बताना चाहता हूं कि पालमपुर क्या है, ये कहां लोकेटेड है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको पालमपुर के बारे में, क्योंकि अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर तो एटलीस्ट वी शुड कम टू नो अबाउट द पालमपुर कि पालमपुर है क्या, ये कहां लोकेटेड है। पालमपुर जो है, अगर मैं इसके लोकेटेड होने की बात करूं तो इट इज लोकेटेड इन कांगड़ा वैली इन एचपी, हिमाचल प्रदेश। तो पालमपुर जो है, यहां पर जो मेन जो फंक्शन है, जो मेन काम है, इट इज रिलेटेड विद फार्मिंग एज वेल एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो ये जो चैप्टर है, व्हाई द चैप्टर हैज बीन गिवन द नेम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक्चुअली आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट पालमपुर। Actually, in this chapter, the Palampur is an imaginary village. It is imaginary or hypothetical village. जो पालमपुर है, ये क्या है? Imaginary or hypothetical village. What is meant by imaginary or hypothetical? Imaginary और hypothetical का मतलब है काल्पनिक, जिसको कल्पना में लिया गया है। क्या है कि इस कंसेप्ट के जरिए, इस विलेज के जरिए, वो हमारा जो मेन कंसेप्ट है फार्मिंग एज वेल एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर इस चैप्टर के मैं पर्पस की बात करूं कि ये जो चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसका पर्पस क्या है, क्या वो बताना चाहते हैं। इसका जो पर्पस है वो है कॉन्सेप्ट्स, to introduce concepts relating to प्रोडक्शन। कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं ये बताने से पहले आपको प्रोडक्शन का मीनिंग बताना चाहता हूं। व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? To convert raw material into the finished goods and to increase their valuable price। किसी भी कच्ची चीज को, कच्चा माल जिसको कह सकते हो, उसको फिनिश गुड्स, चीजों में अंतिम चीजों का रूप देना, and to increase their price, और उनकी वैल्यू को बढ़ा देना। There are number of example. You can take example of leather. Leather is a raw material. When you produce shoes from leather, it is known as production. It is known as finished goods. You can also take example of wood. When you make any table or chair from wood, it is also known as production. Wood is raw material. When you prepare a table or chair from the wood, it is known as the finished goods or it is known as production. तो उससे क्या हुआ कि आपने कन्वर्ट कर दिया। क्या किया? To convert raw material into finished, or you can also say that final goods।
उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया एंड टू इंक्रीज देयर वैल्यू और प्राइस। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना। उत्पादन करना मींस कि किसी भी कच्ची चीज को उससे एक फिनिश गुड तैयार करनी, ताकि उस चीज की वैल्यू क्या हो सके, बढ़ सके। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये गुड्स क्या होती हैं। तो मेरा ये पॉइंट इसमें जो बनेगा, गुड्स, व्हाट इज मेंट बाय गुड्स? गुड्स आर द थिंग्स विच आर मेड ऑफ एनी मैटर और मटेरियल। गुड्स क्या होती हैं? वो चीजें होती हैं जो किसी न किसी वस्तु की, किसी न किसी पदार्थ की बनी होती हैं। एग्जाम्पल आई हैव गिव यू अर्लियर, आई हैव गिव यू एग्जाम्पल ऑफ टेबल एंड चेयर। दीज आर क्या है? ये क्या है? गुड्स हैं, बिकॉज दे आर मेड ऑफ वुड। और ये मैंने एक और एग्जाम्पल दिया आपको शूज की, शूज आर मेड ऑफ लेदर, सो शूज आर आल्सो इंक्लूडेड इन द गुड्स। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? गुड्स का मतलब तो आप समझ गए, जो किसी न किसी वस्तु की, किसी न किसी पदार्थ की बनी होती हैं, उनको आप गुड्स कहते हो। तो सर्विसेज क्या होती हैं? अब मैं आपको सर्विसेज का थोड़ा बताना चाहता हूं, व्हाट इज मेंट बाय सर्विसेज। ये सर्विसेज क्या होती हैं? Services are those things which are not made of any matter or material, जो किसी वस्तु या पदार्थ की नहीं बनी होती, उनको क्या कहते हैं? सर्विसेज मीन्स सेवाएं। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा। ये सारी क्या है? ये सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं। क्योंकि देखो बैंक क्या है? वो क्या है? एक बिल्डिंग बनी हुई है। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो भी क्या है? एक बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये सारी क्या है? ये सर्विसेज होती हैं, जो किसी मैटर या मटेरियल की नहीं बनी होती। मेरा आपको गुड्स एंड सर्विसेज कंसेप्ट बताने का जो पर्पस था वो ये था। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज के बीच मुझे लगता है आपका डिफरेंस, आपका जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। गुड्स किसी न किसी वस्तु या पदार्थ की बनी होती है, और सर्विसेज ये किसी वस्तु या पदार्थ की नहीं बनी होती। तो उसके बाद मैंने आपको बताया यहां पे एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। मेन एक्टिविटी क्या है इनकी? पालमपुर में एक्टिविटी इन पालमपुर। अगर मैं पालमपुर की एक्टिविटी की बात करूं तो वहां पे मेन जो एक्टिविटी आ जाएगी, मेन एक्टिविटी आ जाएगी फार्मिंग। और अदर एक्टिविटी में क्या आएगा? अदर एक्टिविटी में आ जाएंगी नॉन फार्मिंग। तो जो यहां का मेन ऑक्यूपेशन है पालमपुर का, वो है फार्मिंग, एग्रीकल्चर। मोर देन 50 और 60% पीपल आर एंगेज्ड इन द प्रोफेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ डेयरी, you can take example of small scale industries, you can take example of transportation. There are number of examples which you can include in the other activities. तो फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो मेन है पालमपुर में। लेकिन ये जो एक्टिविटी हम करते हैं फार्मिंग या नॉन फार्मिंग, इसके लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक्टिविटी रिक्वायर्स, तो इसमें क्या है? कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है? एक्टिविटी रिक्वायर्स रिसोर्सेज। अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं, व्हाट इज मेंट बाय रिसोर्सेज, मेरा कोई भी टॉपिक है उसको करने से पहले मैं आपको उसका मीनिंग भी बताना चाहता हूं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं उनको रिसोर्सेज बोल दिया जाता है। लाइक जमीन चाहिए कि खेती करने के लिए, जमीन रिसोर्स बन गई। आपको मजदूर चाहिए, मजदूर रिसोर्स बन गए। आपको पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, कैपिटल रिसोर्स बन गई। मींस रिसोर्स आर हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। यू कैन आल्सो से दैट कि रिसोर्सेज जो है वो इनपुट है। व्हेन यू विल गिव योर इनपुट देन यू कैन टेक योर आउटपुट। अगर आप रिसोर्सेज दोगे, किसी फील्ड में लगाओगे, तो ही आपको आउटपुट मिलेगी, तो ही आपको प्रोडक्शन मिलेगा।
तो इसमें भी क्या है, रिसोर्सेज भी दो तरह के ही होते हैं, एक मैन मेड होते हैं, एक नेचुरल होते हैं। तो रिसोर्सेज की भी दो कैटेगरीज बन सकती हैं, एक होते हैं मैन मेड रिसोर्सेज, दूसरे होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैन मेड रिसोर्सेज में क्या आ सकता है, मैन मेड रिसोर्सेज में आ जाएगी, मान लो मैं एग्जांपल करूं, मनी, पैसा। आदमी ने जो चीज खुद बनानी है, जो क्रिएट करनी है, वो क्या है, मैन मेड है। नेचुरल में क्या आ सकता है, लैंड, जो जमीन है वो क्या नेचुरल है, वो हमें कुदरत से मिला हुआ है, ठीक है। तो मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज की मैं दो कैटेगरीज बना दी। तो उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया, थोड़ा पालमपुर की जैसे मैं बात कर रहा था कि पालमपुर में क्या है, एक डेवलप्ड विलेज है, पालमपुर एक डेवलप्ड विलेज है, और देयर आर नंबर ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल, देयर आर नंबर ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल इन द विलेज इन द डिफरेंट फील्ड्स। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज। ड्यू टू दिस वी कैन से दैट पालमपुर इज अ वेल डेवलप्ड विलेज। तो अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि पालमपुर में मैंने आपको बता दिया रिसोर्सेज चाहिए, कौन कौन से रिसोर्स थे वो मैंने आपको बताए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, या कैपिटल चाहिए, नॉलेज, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दी प्रोडक्शन। तो अब मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं आपको कि इसमें और कौन कौन सी चीजें हम इंक्लूड करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं। इसमें मैं नंबर 1 पे लिख रहा हूं लैंड को, उसके बाद मैं लिख रहा हूं लेबर को, थर्ड पे लिख रहा हूं मैं कैपिटल, और लास्ट पे है नॉलेज। तो लैंड की अगर मैं बात करूं तो ये रिक्वायरमेंट है इसकी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि अगर आपके पास जमीन नहीं है, if you are having shortage of land, then you can't do the occupation of production, then you can't do production. Labor, without labor production is not possible. अगर मजदूर ही नहीं होंगे तो प्रोडक्शन कहां से होगी। मजदूरों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काम करने के लिए आपको बंदा भी तो चाहिए जो वहां पे काम कर सके। और कैपिटल, पैसा, बिना पैसे के काम तो चलेगा नहीं, पैसा होगा, इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपकी प्रोडक्शन होगी, तभी आपको आउटपुट मिलेगी। और नॉलेज, विदाउट नॉलेज यू कांट रन एनी बिजनेस और एनी प्रोफेशन। नॉलेज के बिना कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन, लाइक अ फार्मर भी हो, इफ यू डोंट नो, इफ यू हैविंग शॉर्ट नॉलेज ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू दिस प्रोफेशन, यू कांट रन योर प्रोफेशन इन अ परफेक्ट मैनर। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप अच्छे तरीके से अपना बिजनेस कैसे चलाओगे। तो ऐसी अगर मैं लेबर की बात करूं, लेबर की मैं 2 कैटेगरीज बनाऊंगा आपके सामने। एक लेबर में आ जाते हैं एजुकेटेड वर्कर्स, और दूसरे आ जाते हैं मैनुअल वर्कर्स। एजुकेटेड वर्कर्स कहां पे जॉब करेंगे, वेयर देयर इज नीड ऑफ कंप्लीट नॉलेज और कंप्लीट एजुकेशन रिगार्डिंग द प्रोफेशन। जिस प्रोफेशन को चलाने के लिए एजुकेटेड बंदों की जरूरत है, पढ़े लिखे बंदों की जरूरत है। मान लो कोई आईटी सेल है, वहां पर आपको जरूरत है, तो नेचुरली आपको कौन सा बंदा चाहिए, हु हैव लॉट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग आईटी, जिसको आईटी की बहुत ज्यादा नॉलेज है। और सम प्रोफेशंस आर लाइक दिस वेयर हैंडमेड प्रोफेशंस आर गोइंग ऑन। तो हैंडमेड प्रोफेशन में आपको कौन सा बंदा चाहिए, चाहे उसको काम की नॉलेज है या नहीं, उसको अपना वो, उसको एजुकेशन उसके पास सॉरी है या नहीं, अगर उसके पास काम करने की स्किल है, वो हाथों से काम कर सकता है, मैनुअल वर्कर, तो वो वहां पे काम कर सकता है। तो कैपिटल जो था, ये भी क्या है, कैपिटल के भी अगर मैं बात करूं, इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैपिटल किस तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। कैपिटल को आप एक सेकंड नेम और भी ले सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, फिजिकल कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कांसेप्ट बनने जा रहा है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर एक कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आता है ये वाला, कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है। तो हम सोचते हैं कि हमने कैपिटल तो पढ़ा हुआ है,
लेकिन ये फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये इसी का सब पार्ट है। तो ध्यान से सुनना है आपने फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल आर दोज कैपिटल which cannot be increased in a short period of time. You can take example of machinery, machines. मान लो एक इंडस्ट्री चल रही है, वहां पे मशीन्स चल रही हैं, बहुत हाई लेवल की मशीन्स। अगर आप सोचो कि 5 और 6 दिन में आप मशीन को रिप्लेस करके नई मशीन ले लोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू वेट फॉर द लॉन्ग टाइम। दीज थिंग्स कैन बी चेंज ड्यूरिंग द लॉन्ग टाइम पीरियड। ये लॉन्ग टाइम में आप इनको चेंज कर सकते हो फिक्स कैपिटल को। और वर्किंग कैपिटल it can be changed in a very short period of time. You can take example of raw material, you can take example of laborers. अगर आपको लगता है कि रॉ मटेरियल आपको और चाहिए, मान लो आपने 50 क्विंटल कोई चीज मंगाई एज अ रॉ मटेरियल, आपको लगता है मुझे 80 क्विंटल चाहिए थी, यू कैन जस्ट ऑर्डर एंड यू कैन गेट योर रॉ मटेरियल इन अ फ्यू टाइम। थोड़े ही टाइम में आपको रॉ मटेरियल जो मिल जाएगा, तो वो होती है वर्किंग कैपिटल। तो अब दोनों का मीनिंग क्या है? जो फिक्स कैपिटल है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, ये होता है शॉर्ट टाइम से रिलेटेड, और जो वर्किंग कैपिटल है लॉन्ग टाइम, या यू कैन आल्सो से दैट शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या है, वो शॉर्ट पीरियड में आप अवेलेबल नहीं करा सकते, और जो मेरा वर्किंग कैपिटल है ये आपको शॉर्ट पीरियड में भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसका जो कंसेप्ट है, जो फिक्स कैपिटल है, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में इसको चेंज नहीं कर सकते, ये किस पीरियड में जाएंगी, लॉन्ग पीरियड में जाएंगी। तो ये था फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा था, एक पॉइंट था फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का, आपका डाउट क्लियर करना। तो अब मैं बात क्या करने जा रहा हूं कि अगर मैं बात करूं पालमपुर का, मैंने आपको बताया मेन एक्टिविटी, वहां पे 2 एक्टिविटीज मेन है, फार्मिंग और दूसरी कौन सी है, नॉन फार्मिंग। तो पहले मैं बात करने जा रहा हूं फार्मिंग इन पालमपुर। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पालमपुर का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग एक्टिविटी। हम फार्मिंग इन पालमपुर में के बारे में पढ़ेंगे। फार्मिंग इन पालमपुर में फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है, जो एक डिफिकल्टी मैं कह सकता हूं वहां पे आती है, वो मैं पॉइंट बनाऊंगा, लैंड इज फिक्स्ड, कि जो लैंड एरिया है अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स्ड सिंस 1960। सिंस 1960 नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। 1960 से लेकर वहां पर कल्टीवेशन जो एरिया था उसमें कोई भी एक्सपेंशन, कोई भी जो वृद्धि, जो बढ़ोतरी कह सकते हो, नहीं हुई। आफ्टर सम टाइम देयर वाज सम एक्सपेंशन इन द लैंड एरिया। लेकिन अगर मैं फिर भी बात करूं कि जितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, उसके अकॉर्डिंग जो लैंड एरिया है वो क्या है, वो फिक्स्ड है। क्योंकि लोग ज्यादा हैं, जो प्रेशर है, एक्चुअली देयर इज ग्रेट प्रेशर ऑन द फील्ड, ऑन द लैंड, and the number of people are engaged in this profession, and due to this there is so much big problem of land area is fixed। तो अगर जमीन की वृद्धि नहीं हो रही, लोग उस पर ज्यादा डिपेंड हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सेकंड जो डिफिकल्टी आती है वो है इस वन कैन ग्रो, इज वन कैन ग्रो फ्रॉम अ सेम लैंड। ये पॉइंट आपको कराने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको क्या लगता है इसका आंसर यस होना चाहिए या ना होना चाहिए? इज वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम अ सेम लैंड। क्या उतनी ही जमीन जितनी आपके पास अवेलेबल है उससे आप ज्यादा ग्रो कर सकते हो, उससे ज्यादा आप उत्पादन कर सकते हो? तो आपको क्या लगता है? अकॉर्डिंग टू मी इट इज राइट, वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड। देयर आर डिफरेंट वेज, we will discuss about 2 ways. There are 2 ways to increase the production from the same land.
जिनसे हम जमीन चाहे आपकी उतनी है प्रोटेक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है मैं डिस्कस करूंगा मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में, मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। और दूसरा मैं डिस्कस करूंगा टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स और यूज मॉडर्न टेक्निक्स। तो अब हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग होता क्या है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब बताना चाहता हूं। व्हाट इज मेंट बाय मल्टीपल क्रॉपिंग? मल्टीपल क्रॉपिंग मींस टू प्रोड्यूस टू और मोर देन टू गुड्स फ्रॉम द सेम लैंड। इसको आप मिली जुली या मिश्रित खेती भी कह सकते हो कि एक ही जमीन से दो या दो से ज्यादा फसलें उगाना। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, क्या इसका फायदा क्या मिलता है मल्टीपल क्रॉपिंग का? व्हेन यू रिप्लेस द क्रॉप प्रोडक्शन in the year from 2 to 3 crops, then the fertility of the soil will increase। तो भूमि की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ने के कारण क्या होता है, यू कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। आप मेरा कंसेप्ट आई थिंक क्लियर कर गए हो कि फसलों को अदल बदल कर बीजने से, फसलों की अदला बदली, मिश्रित खेती, इसको बहुत से नाम दिए जाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जमीन की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी मींस उसकी जो उपजाऊ शक्ति है, उसकी जो पैदावार की शक्ति है वो बढ़ जाती है। और उसके कारण क्या होता है, यू कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। और जो मेरा सेकंड पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या आ जाएगा? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स पहले होते क्या है, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आर द दोज मेथड व्हिच आर न्यू इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड ड्यू टू दीज मेथड्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पेशली व्हीट एंड राइस हैज इंक्रीज्ड सो मेनी टाइम्स। ये वो मेथड है जो आजकल के टाइम में यूज किए गए। इनका जो ज्यादा यूज था वो किया गया आफ्टर 1960, नियर अबाउट 1966 एंड 1967 में, एंड इट वाज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम इसको दिया गया, हरी क्रांति। इसमें क्या हुआ था, जो गेहूं थी, जो चावल थे, उनकी पैदावार इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसको हरी क्रांति का नाम दे दिया गया। लेकिन वो किसके कारण हुआ? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स और टेक्निक्स। देयर वर नंबर ऑफ थिंग्स रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्शन। वो क्या क्या चीजें थी, बहुत सी चीजों के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा HYV सीड्स के बारे में, हाई यील्ड वैरायटी। तो क्या है ये हाई यील्ड वैरायटी? इसका मैं मीनिंग आपको क्लियर करवाना चाहूंगा। हाई यील्ड वैरायटी का मतलब क्या है कि जिनकी उपजाऊ शक्ति, जिनकी पैदावार की शक्ति जो थी बीजों की बाकी बीजों से ज्यादा थी। क्योंकि ये देखो आपको भी पता है कि हमने तो सीड्स लगाना है, सीड से प्रोडक्शन होनी है। तो जब ये सीड्स HYV क्वालिटी के थे, हाई यील्ड वैरायटी, जिनकी पैदावार ज्यादा थी, एक बीज है वो लगाने से आपको 400 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, वे एक बीज है वो लगाने से आपको 1600 क्विंटल बीज उत्पादन हो रहा है। तो मींस 4 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया। किसके कारण? HYV सीड्स के कारण। ये सिर्फ HYV सीड्स की बात भी मैं नहीं करूंगा, मॉडर्न मैं पेस्टिसाइड्स की बात करूंगा, फर्टिलाइजर्स की बात करूंगा, मॉडर्न टेक्निक्स की बात करूंगा। उनके कारण प्रोडक्शन बहुत बड़ा 1966 एंड 7 में स्पेशली उसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। और वो प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ा कि वो एक मुद्दा बन गया, वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, कि अगर आपकी जमीन चाहे जितनी मर्जी है, उससे अगर आप ज्यादा पैदावार करना चाहो, यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब मेरा थर्ड पॉइंट है कि हमने इतना पढ़ लिया कि प्रोडक्शन बढ़ सकता है, लैंड अगर फिक्स भी है, लेकिन क्या जो एक मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो मेरा थर्ड पॉइंट बनेगा, विल द लैंड सस्टेन? What is meant by sustain?
टू प्रिजर्व, क्या जमीन को बचाया जा सकता है? क्या जमीन को बचा सकोगे आप लोग? इसका मतलब क्या है? ये सबको पता है, व्हेन वी यूज द लैंड अगेन एंड अगेन द फर्टिलिटी गोज डिक्रीजिंग डे बाय डे। तो उसकी उपजाऊ शक्ति क्या होती है? वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो वो होती क्यों है डिक्रीज? जिसको आप सॉइल फर्टिलिटी भी कह सकते हो। सॉइल फर्टिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज डे बाय डे। तो मैं इसमें डिस्कस करूंगा सॉइल फर्टिलिटी going to decrease day by day। जब एक ही लैंड को बार बार उस पर कभी आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, कभी फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा जब आप कोशिश करते हो प्रोडक्शन लेने की, फायदा तो हुआ, प्रोडक्शन बढ़ी, बट इफ देयर आर मेरिट्स there are some demerits also of the green regulation of the modern farming methods। हर चीज के फायदे नहीं मिलते, कुछ नुकसान भी होते हैं। वही नुकसान सोइल को यहां से हुआ, उसकी फर्टिलिटी का हुई गोइंग टू डिक्रीज डे बाय डे, उपजाऊ शक्ति उसकी कम होने लगी। तो ये हुआ किसके कारण? ये मैंने आपको पहले बता दिया, ड्यू टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जो नए खेती के तरीके अपनाए गए। तो यहां पे एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि मॉडर्न जो फार्मिंग मेथड्स हैं उसमें क्या ऐसा था कि उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई। पहले जो यूज करते थे किसान लोग, वो यूज करते थे नेचुरल मैन्योर, जिसको आप कुदरती खाद कह सकते हो, लाइक गेहूं का गाय का जो गोबर है उससे वो खाद बनाते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन डे बाय डे, टाइम टू टाइम, अब क्या हुआ है, मॉडर्न टेक्निक्स क्या आई हैं, अब केमिकल्स यूज होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, फर्टिलाइजर यूज होते हैं। वो रसायन, उनमें क्या है, कुछ केमिकल्स मिले होते हैं, नो डाउट उनसे प्रोडक्शन तो बढ़ता है, लेकिन उसका बैड इफेक्ट क्या है? डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। वो धरती की जो उपजाऊ शक्ति है उसको क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। तो यही एक मैं पॉइंट बनाना चाहता हूं, ट्रेडिशनल मेथड्स वर्सेस मॉडर्न मेथड्स। कि ट्रेडिशनल मेथड जो थे, ट्रेडिशनल मेथड्स आर मच बेटर देन द मॉडर्न मेथड्स। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि अगर जमीन को बचा के रखना चाहते हो तो कुदरती मेथड्स यूज करो, नेचुरल मैन्योर। लेकिन अगर मॉडर्न टेक्निक की बात करूं तो आपको कौन से मेथड यूज करने पड़ेंगे? मॉडर्न मेथड्स। और मॉडर्न मेथड्स जब आप यूज करोगे तो जिसकी कोई ना कोई शॉर्टकमिंग तो इसकी है, वो शॉर्टकमिंग क्या है कि फर्टिलिटी कम हो जाती है। और दूसरा अगर मैं बात करूं इसका लेवल, ग्राउंड वाटर, इट इज आल्सो डिक्रीज द वाटर टेबल। क्योंकि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं दे नीड मच इरिगेशन देन द ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता था कि जस्ट बारिश का पानी सफिशिएंट था या कोई ट्यूबवेल्स। लेकिन अब क्या है, बहुत ज्यादा उसको पानी देना पड़ता है फसलों को, उसके कारण क्या होता है? इट डिक्रीजेस द वाटर टेबल, इट डिक्रीजेस द वाटर टेबल। तो मैं आपसे वाटर टेबल का मतलब डिस्कस करना चाहता हूं। व्हाट इज मेंट बाय वाटर टेबल? वाटर टेबल क्या होता है? पानी का सतह नीचा गिरना। पानी का सतह नीचा गिरने का मतलब when the groundwater is decreasing day by day, when we continuously use the water again and again, due to the shortage of water, you can say that decreases the water table। जब आपको लगता है पानी की कमी होने लग गई है तो उसको क्या बोल देते हो आप? उसको बोलते हैं वाटर टेबल क्या शुरू हो गया? डिक्रीज होना शुरू हो गया। ये था मेरा थर्ड पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर फोर्थ, कि अगर मैं जमीन की बात कर रहा था, जमीन कम है या जमीन ज्यादा है, तो फोर्थ पॉइंट में मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूं, हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर्स। कि हम लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करें कि हर एक बंदे को फायदा मिल सके। तो अगर मैं इसकी अलग अलग कैटेगरीज बनाऊं तो इसमें आपको 3 कैटेगरीज मिल जाएंगी। एक आ जाएंगे स्मॉल फार्मर्स, फिर आ जाएंगे मीडियम फार्मर्स, फिर आ जाएंगे लार्ज फार्मर्स। तो अब मैं सबसे पहले बात करूं अगर स्मॉल फार्मर्स, दे आर आल्सो नोन एज
लैंडलेस फार्मर्स। अगर मैं बात करूं मीडियम फार्मर्स की, मीडियम फार्मर्स आर दोज फार्मर्स हु आर हैविंग लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड। और अगर मैं बात करूं लार्ज फार्मर्स की, बड़े किसान, नाम से क्लियर हो रहा है, लार्ज फार्मर दोज फार्मर हु आर हैविंग सफिशिएंट लैंड एरिया, जिनके पास इतनी जमीन है कि उनके लिए प्रोफेशन एग्रीकल्चर का बेनिफिशियल हो सकता है। मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड। लेकिन ये मेरा कंसेप्ट अभी जो है खत्म नहीं हुआ, इसको मैं और डीप में लेके जाना चाहता हूं कि मान लो फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल के जरिए मैं क्लियर करना चाहता हूं, देयर आर 450 फैमिलीज इन अ विलेज। हम एग्जांपल पालमपुर विलेज की ले लेते हैं। मान लो 450 फैमिलीज हैं, उसमें से क्या है 1/3 फैमिलीज ऐसी हैं जो कौन है, लैंडलेस हैं। मींस 450 का 1/3 कितना हो गया, 150 फैमिलीज ऐसी हैं जो कौन है, जो लैंडलेस हैं, जिनके पास क्या जमीन ही नहीं है। ठीक है, और ये तो हो गए स्मॉल फार्मर्स, इनको आप स्मॉल फार्मर्स भी कह सकते हो, जो मैंने लैंडलेस फार्मर लिखा है, जो स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। दे आर सफरिंग अ लॉट फ्रॉम दिस ऑक्यूपेशन, वो इस ऑक्यूपेशन से बहुत ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि उनके पास जमीन ही नहीं है। तो वो खेती क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वर्क एज अ लेबरर्स, और वर्क एज अ लेबरर then they will not be able to fulfill the basic needs of their family members। फिर वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। तो अगर मैं मीडियम फैमिलीज की बात करूं तो नियर अबाउट 240 फैमिली जो है वो किसमें आ जाती है, मेरी दूसरी कैटेगरी कौन सी थी, मीडियम फार्मर्स की। 240 फैमिली मीडियम फैमिली में आती, जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है। तो वो भी कोई इतना बेनिफिशियल उनके लिए नहीं रहेगा खेती बाड़ी का काम, वो भी क्या है, जस्ट उनका गुजारा ही होगा। तो लार्ज फार्मर में सिर्फ कितनी फैमिलीज हैं, ओनली 60 फैमिली जो हैं वो लार्ज फैमिलीज में है। तो अब आप देख सकते हो नियर अबाउट 390 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास लेस देन 390 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है। देन हाउ दिस प्रोफेशन कैन बी बेनिफिशियल फॉर दीज फार्मर्स। तो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा किसानों के लिए। उनको क्या है, लैंड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, जमीन इस तरह से मिली हुई है कि वो अपना जो पेट है वो अच्छे से नहीं भर पाएंगे। सिर्फ लेस देन हम कह सकते हो सिर्फ 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड है, जिनके लिए ये प्रोफेशन क्या होगा, बेनिफिशियल रहेगा। ये था मेरा 4th पॉइंट, हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैं डिस्कस करूंगा हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब देखो हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया। अब अगर आपके पास जमीन है तो आपको नेचुरली है जमीन पर काम करने के लिए बंदे भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो है हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर में मजदूर, तो वहां पर मजदूर कौन प्रोवाइड करेगा, मींस इसकी भी हम कैटेगरीज बनाएंगे कि जो मैं सबसे पहले बात करूं अगर स्मॉल फार्मर्स की, क्या स्मॉल फार्मर्स मजदूर लगाएंगे, दे विल नेवर हायर द लेबरर्स, दे विल जस्ट एंगेज देयर फैमिली मेंबर्स इन दिस प्रोफेशन। वो क्या करेंगे, वो अपने फैमिली मेंबर्स को एंगेज कर देंगे, एंगेज their own family members as laborers। वो मजदूर हायर क्यों नहीं करेंगे, अपने ही फैमिली मेंबर्स को क्यों लगाएंगे इस प्रोफेशन में, क्योंकि वो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके पास जमीन इतनी ज्यादा नहीं है कि उनकी इतनी प्रोडक्शन हो जाए कि वो कुछ सेव कर सकें। तो इसलिए उनको अपने ही फैमिली मेंबर को इस प्रोफेशन में लगाना पड़ेगा एज अ लेबरर्स। तो जो लार्ज फार्मर्स हैं, हाई लेवल के फार्मर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था
कि लार्ज फार्मर्स वो क्या करेंगे, दे हायर लेबरर्स, वो लेबरर्स को हायर करते हैं। अब व्हाट इज मेंट बाय हायर, हायर का मतलब क्या होता है, हायर मींस व्हेन वी गिव पर डे और पर मंथ सैलरी टू एनी लेबर, दिस इज नोन एज द हायर लेबरर्स। जब आप किसी बंदे को पर डे के हिसाब से दिहाड़ी बेस पे रख लेते हो या पर मंथ बेस पे तनख्वाह बेस पे रख लेते हो, तो वो क्या होता है, हायर करना। अब ये तो देखो नेचुरल है कि स्मॉल फार्मर्स क्या करेंगे, फैमिली मेंबर को लगाएंगे, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं है कि उनको इतना सरप्लस इनकम हो जाएगी कि वो मजदूरों की तनख्वाह भी दे सकें। इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपने ही फैमिली मेंबर को काम में लगाना पड़ेगा। और लार्ज फार्मर क्यों हायर करते हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन सरप्लस हो जाती है, दे सेल द सरप्लस प्रोडक्शन इन द मार्केट एंड अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड फ्रॉम दिस प्रॉफिट दे कैन शेयर देयर प्रॉफिट विद द लेबरर्स। वो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। व्हाट इज meant बाय कैपिटल, मनी, पैसा। अगर मैं पैसे की बात करूं तो क्या बिना पैसे के काम चल सकता है, नहीं चल सकता, क्योंकि अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, देन हाउ यू विल सो सीड्स इन योर फील्ड, हाउ यू विल यूज पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। खेती का काम भी बिना पैसों के नहीं चलेगा, आपके पास पैसा होगा तो ही वो काम चल पाएगा। तो इसमें भी वो सेम कंडीशन आएगी। जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, वो पैसा उधार लेते हैं मनी लेंडर्स को। हु आर द मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स आर द रिच पीपल ऑफ द विलेज और एनी अदर टाउन which charge very high rate of interest when they give money at the credit। जब वो पैसा ब्याज पर देते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की जो दर है वो बहुत ज्यादा होती है। इसका भी किसानों को नुकसान ही होता है, कोई फायदा नहीं मिलता। जितनी उनकी इनकम ज्यादा होती है उतनी तो उनको उससे ज्यादा उनको क्या पे करना पड़ता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। तो स्मॉल फार्मर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्मॉल फार्मर्स जो है जितना पैसा बोरो किया, जितनी इनकम हुई, वो सारा मनी लेंडर, शाहूकारों को वापस देकर वो फिर क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो उनके लिए ये प्रोफेशन बेनिफिशियल नहीं रहता। तो अब मैं बात करूंगा जो लार्ज फार्मर्स हैं। लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, वो पैसा कहां से लेकर आते हैं। They use the money from their savings। अब बड़े किसान जो हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस होता है, हाई रेट पे प्रोडक्शन होता है, एंड व्हेन दे सेल these production in the market they earn a maximum profit, and from this profit they save some money for the difficult conditions or for to buy the inputs for the agriculture। एग्रीकल्चर की इनपुट्स खरीदने के लिए वो पैसा स्टोर करके रखते हैं। अब एग्रीकल्चर की इनपुट्स कौन कौन सी हुई, देयर आर नंबर ऑफ इनपुट्स। लेबर इज इनपुट लाइक केमिकल्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, दीज ऑल आर इनपुट्स। जिन पर आपने पैसा खर्च करना है वो सारी क्या है, इनपुट्स हैं। तो किसान वो पैसा अपने लिए सेव करके रखते हैं कि हमने जब प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए, हमने बीज खरीदने हैं, दवाइयां खरीदनी है, ठीक है। तो वो पैसा जो सेल करके रखते हैं। और लास्ट जो मेरा पॉइंट है, अब मैंने आपको सारा कुछ बता दिया इस चैप्टर के बारे में, है ना। अब मेरा एक पॉइंट रह गया कि जो सरप्लस होता है, सेल ऑफ सरप्लस। सरप्लस मींस एक्स्ट्रा आफ्टर द कंजप्शन विच लेफ्ट, इट इज नोन एज सरप्लस। जब आपने खुद कुछ गेहूं उठाकर ना खा लिया
उसके बाद आपके गुजारे के बाद जो बच गया, आपको पता है आपका 1 ईयर में इतना यूज होना है, उसके बाद आपको पता है मेरा ये बच जाना है, तो वो क्या होता है सरप्लस। जो खाने के बाद आपको एस्टिमेट होता है कि मेरा बच जाएगा, वो क्या होता है सरप्लस। तो इसकी भी वजह सेम, स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, जो छोटे किसान हैं वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस फॉर कंजप्शन ओनली। दे प्रोड्यूस फॉर कंजप्शन ओनली। जो स्मॉल फार्मर होते हैं वो प्रोड्यूस ही उतना करते हैं कि सिर्फ उनका गुजारा हो सके। कंजप्शन मीन्स अपने घर का गुजारा करना, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो प्रोटेक्शन पे इतना खर्चा कर सके। वो सिर्फ उतना को गुजारा करते हैं, उतना को सॉरी प्रोटेक्शन करते हैं जिससे सिर्फ उनका गुजारा हो सके। लेकिन जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, जो बड़े किसान होते हैं, लार्ज फार्मर्स, they sell the surplus production in the market. They sell the surplus production in the market and earn maximum profit. जो बड़े किसान है वो जो सरप्लस फालतू जो प्रोडक्शन, जरूरत से ज्यादा जो प्रोडक्शन हो जाती है उसको मार्केट में सेल कर देते हैं एंड अर्न हैंडसम और मैक्सिमम प्रॉफिट। उनको ज्यादा से ज्यादा जो क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये मेरा जो सारा कंसेप्ट था वे था फार्मिंग के बारे में, कि फार्मिंग एक्टिविटीज। अब मैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा इसका एक कंक्लूजन सा निकालना चाहता हूं फार्मिंग एक्टिविटीज का, कि अगर मैं इनके फ्यूचर की बात करूं, देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर फॉर द लार्ज फार्मर्स ओनली। इफ आई विल टॉक अबाउट मीडियम और लो लेवल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स, देयर फ्यूचर इज इनसिक्योर इन द एग्रीकल्चर प्रोफेशन। अगर बड़े किसानों की बात करूं, वो प्रोस्पेरियस जिंदगी गुजार रहे हैं, खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर मैं छोटे लेवल के किसानों की बात करूं या मध्यम दर्जे के किसानों की बात करूं, दे आर सफरिंग अ लॉट फ्रॉम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग इन द एग्रीकल्चर प्रोफेशन। जो वो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के प्रोफेशन में उनको मुश्किलें आ रही हैं, वो बहुत ज्यादा ट्रबल में है, बहुत ज्यादा मुश्किल में है। तो अब मैं डिस्कस किसके बारे में करूंगा, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में बहुत से प्रोफेशन आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में डिस्कस करूंगा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। इसको डिस्कस करने से पहले I want to describe the meaning of non-farming activities. What is meant by non-farming activities? Actually, these are the activities which are not related with the field of agriculture. जो खेती बाड़ी के प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। खेती बाड़ी के अलावा जितने भी जो दूसरे काम हैं वो किस में आ जाते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आ जाते हैं। There are number of examples you can take regarding the non-farming activities. First of all, I want to give you example of डेयरी फार्मिंग की अगर मैं बात करूं, डेयरी फार्मिंग में क्या होता है, यू कैन फीड बफेलोज ऑन ग्रास और बाजरा एंड फ्रॉम दीज बफेलोज यू कैन टेक गुड गुड आउटपुट ऑफ द मिल्क एंड यू कैन सेल दिस मिल्क इन द सराउंडिंग एरियाज इन द विलेज और टाउन एंड यू कैन अर्न हैंडसम प्रॉफिट। तो डेयरी प्रोफेशन क्या है, ये किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन। It is related to the milk and its product. Related to the milk production and its product. तो इसमें क्या जाता है, एक तो मिल्क की प्रोडक्शन आ गई एंड इट्स प्रोडक्ट्स विच आर मेड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से और भी बड़े प्रोडक्ट बनते हैं। मिल्क से आप कर्ड बना सकते हो, दही बना सकते हो, चीज पनीर बना सकते हो, खोया, और भी बहुत सी चीजें हैं। यू हैव जस्ट टू फीड द बफेलोज ऑन ग्रास और बाजरास और देयर रिक्वायरमेंट्स। जो चीजें बफेलोज को चाहिए वो आपने लेनी है और उसको पालने के बाद आपको एक हैंडसम क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का दूध मिलेगा एंड
this milk you can sell in the surrounding areas, in the village and in the town, and you can earn a handsome profit. तो डेयरी फार्मिंग क्या है, एक अच्छा प्रोफेशन है. अगर मैं नॉन फार्मिंग की बात करूं तो दूसरा जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, मैं डिस्कस करूंगा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में. व्हाट इज मेंट बाय स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग? Small scale manufacturing are those professions which are done on a very small scale, which are done on a very small scale, जो कि छोटे सतर पे, छोटे दर्जे पर किए जाते हैं. You can also run this profession in your own home or on a very small piece of land. If you are having shortage of land, then you should prefer द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, आपके पास जमीन का एरिया कम है, तो आपको किस चीज को प्रेफर करना चाहिए? आपको स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को प्रेफरेंस देना चाहिए, जो कि छोटे दर्जे पे काम होते हैं. तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग से भी अच्छी इनकम हो जाती है. दीज आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ द कंट्री. अगर मैं देश की सालाना इनकम की बात करूं तो उसमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन बना हुआ है, अच्छा ये योगदान दे रही है. और इसकी सबसे बड़ी अगर मैं एडवांटेज या मेरिट की बात करूं तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी कम करना पड़ता है, और अगर आपके पास जमीन का एरिया भी कम है, देन यू कैन रन योर बिजनेस इन योर ओन होम. इसमें आप क्या मेहनत करके, हाथों से कोई काम करके, इफ यू आर मेकिंग क्लोथ्स इन योर ओन हाउस, दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. आप घर में कपड़ा बनाने का काम करते हो छोटे लेवल पे, वो भी क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का एक रूप है. इसके अलावा मैं बात करूं अगर शॉपकीपर्स की, अगर मैं शॉपकीपर्स या ट्रेडर्स की बात करूं तो शॉपकीपर एंड ट्रेडर्स क्या करते हैं? एक्चुअली द शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स बाय गुड्स एंड सेल दीज थिंग्स इन द विलेजेस, इन द टाउन्स, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, टू अर्न हैंडसम प्रॉफिट. शॉपकीपर्स क्या करते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, टू बाय गुड्स एंड सेल दीज थिंग्स इन द विलेज एरियाज. वो क्या करते हैं? चीजों को पहले तो क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है कि वो गुड्स को खरीद सकें, और फिर उनको क्या करते हैं, सेल दीज थिंग्स इन द विलेज एरियाज. फिर उसको विलेज में जाके सेल कर देते हैं, हैंडसम उनको प्रॉफिट मिल जाता है. दिस इज आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ इनकम एंड इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. और फर्स्ट लास्ट पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसपोर्टेशन? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन करता क्या है? टू कैरी गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है कि जो गुड्स एंड पीपल हैं, चीजें और लोग, टू कैरी देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना. देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन. If I will talk about rickshaw chalaks, bullock carts, there are number of professions which are included in the category of transportation. तो वो भी क्या है, एक अच्छी इनकम कर सकते हैं. These all are included in the non-farming activities. तो अब मैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का एक कंक्लूजन निकालना चाहता हूं कि अगर if you are having shortage of land, shortage of capital for investment, then you should prefer for the non-farming activities, because these are the occupations which need very less amount of money and which need very less amount of land area. इनमें जगह भी आपको कम चाहिए, अगर पैसा भी कम है तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी आप अपना काम कर सकते हो. और अब मैं सबसे लास्ट पे पूरे चैप्टर का अगर कंक्लूजन निकालना चाहूं, पूरे चैप्टर को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं, तो पहले मैं बात करूंगा फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में. पहले मैं बात करूंगा फार्मिंग एक्टिविटी की. व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी? फॉर द लार्ज स्केल फार्मर्स,
the future is so much bright if they have investment, if they have surplus capital to increase the production, then this profession is much beneficial for the small large scale farmers. अगर मैं बड़े सत्र के किसानों की बात करूं तो उनको क्या है, फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतनी सरप्लस जमीन है, इतना सरप्लस पैसा है कि वो अपनी अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन करके उसको मार्केट में सेल करके दे कैन अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट एंड दे कैन लिव द कंफर्टेबल लाइफ. एंड इफ आई डिस्कस अबाउट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग activity, if I want to include the small scale and low level farmers in this category, if they are suffering from the land area, अगर उनके पास जमीन कम है, if they are suffering from the shortage of money, अगर वो पैसे की कमी के कारण सफर कर रहे हैं, then they should prefer the non farming activity, because these are the activities which need only less amount of land and less amount of money. तो उनको क्या है, जमीन भी कम चाहिए, पैसा भी कम चाहिए. एंड आई होप इन द कमिंग इयर्स दिस प्रोफेशन विल बी मच ब्राइट. ये जो प्रोफेशन है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का, इसका फ्यूचर जो है इट विल बी मच ब्राइटफुल फॉर द स्मॉल स्केल एंड लो लेवल फार्मर्स. सो आई थिंक फॉर द स्मॉल स्केल एंड लो लेवल फार्मर्स नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इज मच बेटर देन द फार्मिंग प्रोफेशन, द फार्मिंग एक्टिविटी. एंड नाउ आई एम wind up my chapter. In my next lecture we will discuss about second chapter summary. Second chapter की हम summary discuss करेंगे. And if you really like my lecture, please subscribe our channel. Thank you.